अच्छा, अब देखो बैटल ऑफ कादसिया वैसे तो है भी मजे की बैटल है। तो बैटल ऑफ कादसिया में क्या हुआ कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये पूरी प्लानिंग कर ली और इन सबको भेजा, साद बिन अबी वकास ने जो है वो लोकल्स को बुलाकर उनसे पूछा कि व्हाट इज द वीकनेस ऑफ इन एलिफेंट्स, की कोई वीकनेस भी तो होगी। तो उनको ये बताया गया कि हाँ उनकी वीकनेस है, उनकी वीकनेस उनकी ट्रंक और उनकी आईज है। कि अगर एलिफेंट को ट्रंक पे या आइस पर, आइस तो देखो किसी की भी वीकनेस है, किसी भी एनिमल की, कि अगर आप आई पे इवन कि ह्यूमन की भी आई पर अटैक करेंगे तो वो ज़्यादा वो चीज़ आपके लिए वो है तकलीफ दे। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने पूरी मालूमात की, उन्होंने अपने-अपने जो उनके डिफरेंट डिफरेंट बटालियंस को जो लीड कर रहे थे उनके ग्रुप लीडर्स, उनको भी उन तक ये कम्युनिकेट किया और आर्चर्स जो थे उनको हिल्स के ऊपर जो सराउंडिंग में जो हिल्स थी जहाँ पर ये बैटल हो रही थी कादसिया की सराउंडिंग में जो हिल्स थी। हाँ, हमने अभी-अभी शुरू किया मैंने। कादसिया की सराउंडिंग में जो हिल्स थी, उन्होंने जब लोकल से ये पूछा, तो लोकल्स ने उनको वीकनेस बताई एलिफेंट्स की ट्रंक्स एंड आईज। तो साद बिन अबी वकास अपॉइंटेड आर्चर्स अराउंड द हिल्स, जो कि आसपास छोटी-छोटी हिल्स बनी हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने आर्चर्स अपॉइंट किए और उनको उनकी ट्राइब्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। ये हज़रत साद बिन अबी वकास का थोड़ा-सा ना उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया था कि उन्होंने आर्मी को एज़ पर द ट्राइब डिवाइड किया और उन्हीं के ट्राइबल लीडर को उनके ऊपर कमांडर इन चीफ भी बना दिया। उससे ना लॉयल्टी और सिंसियरिटी का वो जो होता है ना एक इमोशन या पैशन वो ज़्यादा बढ़ जाता है और अपने लोग ना आपकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो हज़रत साद बिन अबी वकास ने एक इमोशनली भी थोड़ा-सा ना उनको डील किया लोगों को कि कहीं पर कोई ना इस चीज़ को लेकर कोई बैटलफ़ील्ड से भागे नहीं, क्योंकि बहुत सारे न्यूली कन्वर्ट्स भी हैं। बहुत सी 30,000 लोग हैं, तो उसके अंदर मिक्स लोग हैं। सारे कंपेनियंस तो नहीं है, कंपेनियंस तो आप देखें असहाबे बदर वाले सिर्फ 70 हैं। उनकी गारंटी ली जा सकती थी, बाकी लोगों की थोड़ी। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास डिड नॉट वांट एनी स्टोन टू अनटर्न, कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो मुसलमानों की तरफ से, कोई वीकनेस ना नज़र आए। तो बहरहाल एक और चीज़, वहाँ पर्शियंस भी इस दफ़ा डिटरमिन्ड थे। एक तो रुस्तम आया था खुद लड़ने के लिए और रुस्तम का उनको लगता था, पर्शियंस को लगता था कि रुस्तम का बैटलफ़ील्ड में होना ही काफ़ी है। रुस्तम की वहाँ पर वो लेगेसी थी जो हमारे पास खालिद बिन वलीद की थी। मतलब उनको लगता था कि रुस्तम जो है वो कभी कुछ उसकी उसके बिहाफ पर ना कभी कोई बैटल पर्शियंस हारे नहीं थे। जिस बैटल में रुस्तम होता था वो ज़रूर जीतते थे। पहली बार रुस्तम बेचारा, इस बैटल में रुस्तम को भी अपनी ज़िंदगी की पहली डिफीट देखनी पड़ी। तो बहरहाल इन्होंने भी ना इस वॉर को रिलिजियस वॉर कंसीडर कर लिया। पर्शियंस के जो स्कॉलर्स थे, जो उनके जो बड़े-बड़े वो होते हैं ना क्या कह सकते हैं आप, फादर टाइप के जो होते हैं, उनके रिलिजियस जो बड़े लोग होते हैं, बड़े फिगर्स होते हैं, उन्होंने भी इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया, नॉट ऑफिशियली, इनडायरेक्टली, बट दे वर प्रोवोकिंग एंड इंस्टिगेटिंग देयर पीपल। उनको लगता था कि पर्शियंस क्यों हार रहे हैं, उन्होंने इसका वो निकाला था, एक आंसर निकाला था, बिकॉज दे रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को खुद ही बाउंड किया था कि नोबडी वुड रिट्रीट, लेकिन फिर भी वो भाग गए। तो बहरहाल एज सून एज द आर्मी फेस्ड ईच अदर, जब आर्मी ने एक दूसरे को फेस किया, सारे नेगोशिएशंस फ्लॉप हो गई, सब कुछ फेल हो गया, नेक टू नेक बैटल स्टार्टेड। फाइनली बैटल जब स्टार्ट हुई तो जो आर्चर्स थे सराउंडिंग द जो हिल्स पर थे, दे मेनली टारगेटेड द ट्रंक्स ऑफ द एलिफेंट्स। अब जब एलिफेंट्स की ट्रंक्स जख्मी होती हैं या फिर उनकी आईज जख्मी होंगी तो आपको पता है कि पैनिक एंड क्योस क्रिएट होगा। पैनिक और क्योस जब क्रिएट हुआ तो इट वाज डेंजरस फॉर द पर्शियंस देमसेल्फ। उनके लिए खुद सबसे ज्यादा वो डेंजरस प्रूव हुआ, क्योंकि एलिफेंट्स केओस में भागने लगे। जब वो भागने लगे तो सम ऑफ देम वर लाइक जंपिंग इनटू द रिवर, और कुछ जो हैं वो लोगों को ही स्टैम्प करने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारे एलिफेंट्स भी उनके, नॉट ओनली द एलिफेंट्स वर किल्ड, बट उसमें डिटेल्स के अकॉर्डिंग तकरीबन कोई 2/3 ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स वर किल्ड। और जो रुस्तम था, ही ऑल्सो जम्प्ड इनटू द रिवर, उसने भी रिवर में जंप किया। ही वांटेड टू एस्केप, भागना चाहता था, बट हिलाल अ मुस्लिम सोल्जर, ही कॉट हिम, उन्होंने उनको पकड़ लिया उसको, रुस्तम को, एंड ही किल्ड हिम। रुस्तम ना सिर्फ मारा गया बल्कि रुस्तम के मरने के बाद जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर से 70,000 ज्वेल्स उतारे गए। मतलब इतनी सारी वो ज्वेलरी पहन के खुदा का बंदा लड़ रहा था मैदान जंग में, तो फिर हारना ही था। मतलब इतनी वो उसका जो हेलमेट था, उसका जो आर्मर था, दे वर ऑल मेड अप ऑफ गोल्ड, सब कुछ गोल्ड का बना हुआ था। इसीलिए तो इसके बाद मुसलमानों के खजाने भर गए थे इस बैटल के बाद। बहरहाल मुस्लिम्स का भी काफी लॉस हुआ। 1/5 ऑफ द मुस्लिम आर्मी वाज आल्सो मार्टर्ड इन दिस बैटल। तकरीबन कोई 8,000
8,000 मुस्लिम्स मार्टर्ड इन दिस बैटल। बाद के जो 6,000 थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था इन द बैटल, इन द लाइक बैटल वाज इन द मिड, और जो रोम से आ रहे थे उन्होंने भी मुस्लिम्स को ज्वाइन किया था। लेकिन बहरहाल मुस्लिम्स आल्सो हैड टू सैक्रिफाइस देयर 6,000 सोल्जर्स। हजरत उमर सेंड अ कोड ऑफ वॉर, ये मैंने आपको बता दिया एंड में कमेंट्स में। 70,000 पीसेस ऑफ ज्वेल्स वर टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ रुस्तम। रुस्तम की बॉडी से खाली, बाकी चीजें तो छोड़ो, लेकिन बॉडी के ऊपर से जो है वो 70,000 ज्वेल्स उतारे गए और जो मुस्लिम से आपस में एज स्पॉइल्स ऑफ वॉर डिवाइड किए थे लेटर ऑन। अच्छा, पूरा इसके बाद इसके वॉर के आउटकम्स क्या निकले कि जब हजरत उमर ना 3 डेज तक, जब तक साद बिन अबी वकास ने बैटल शुरू नहीं की थी ना, ही वाज कंटिन्यूअसली राइटिंग लेटर्स टू हजरत उमर। मतलब एक एक चीज की वो खबर दे रहे थे। वो मैंने आपको नेटवर्क का बता रही थी, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, के जगह जगह पर हॉर्सेस की पार्किंग थी। मतलब एक हॉर्स राइडर आता दूसरे हॉर्स राइडर को देता ताकि हॉर्सेस थके नहीं। अगर हॉर्स थक जाता है ना तो वो फिर जरा उसकी तेजी कम हो जाती है। तो हजरत उमर ने ना स्टॉप्स बनाए हुए थे, पूरा एक नेटवर्क का सिस्टम था कि साद बिन अबी वकास से चंद घंटों में लेटर मदीना पहुंच जाता था। हाँ, रिले रेस की तरह तुम लोग एक दूसरे को देते हो ना, वो कितनी कितनी देखो वो फास्ट होती है, कितने कम टाइम में आपने कितना कितना आप फासला लंबा तय कर लेते हैं। तो वो जो काम एक दो दिन में हुआ करता था, हजरत उमर ने उस काम को एक दो घंटे तक कर दिया था। यानी 1 और 2 आवर्स में लेटर डिलीवर हो जाता था, इतने दूर से भी। इतने तेज वो हॉर्सेस होते थे क्योंकि दे ऑल वर एनर्जेटिक, दे ऑल वर फ्रेश। अगर हॉर्स थक जाता था तो भागना मुश्किल हो जाता था ना, तो वो एक रिले रेस के जैसा नेटवर्क उन्होंने हजरत उमर ने बनाया हुआ था। तो बहरहाल जब हजरत उमर के पास लेटर्स आने बंद हो गए ना, हजरत उमर समझ गए कि नेक टू नेक बैटल हैज बीन स्टार्टेड, क्योंकि अब बैटल के दौरान तो साद बिन अबी वकास उनको लेटर्स नहीं भेज सकते थे। तो हजरत उमर समझ गए और वो मदीना से बाहर आके बैठ गए। ही लेफ्ट मदीना एंड ही केम आउटसाइड ऑफ मदीना एंड ही सेट देयर। और जो आने जाने वाला होता वो उससे पूछते कि आर यू कमिंग फ्रॉम कादसिया, आप कादसिया से आ रहे हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू गेट द न्यूज, क्योंकि उनको पता था बैटल फील्ड के अंदर अब उनको न्यूज कोई नहीं पहुंचाएगा। अब जब बैटल एंड होगी देन ही वुड कम टू नो। फाइनली फाइनली अ राइडर वाज कमिंग। हजरत उमर स्टूड अप। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को उन्होंने कई दफा डांटा। अब्दुल्ला बिन उमर केम, उनके बेटे, उनको बुलाने के लिए कि आप शहर से बाहर मतलब क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपको मदीना में भी पता चल जाएगा हम जीते हैं या हारे हैं। हजरत उमर ने कहा तुम कौन होते हो मुझे डिक्टेट करने वाले, जाओ यहाँ से, मैं जो है वो खुद आ जाऊंगा। और वो कंटिन्यूअसली 3 डेज ना वो कुछ खा रहे थे ना वो कुछ पी रहे थे, एंड ही वाज सिटिंग आउटसाइड मदीना। वन राइडर केम, उन्होंने, उसको नहीं पता था कि हजरत उमर इज अ कैलिफ। हजरत उमर ने उससे पूछा लिसन लिसन वेयर आर यू आर कमिंग फ्रॉम वेयर। उसने कहा कि आई एम कमिंग फ्रॉम, पता नहीं कौन सी जगह उसने बताई। तो हजरत उमर ने कहा कि यू मस्ट हैव क्रॉस कासिया, तुम तो कासिया से गुजर के आए होगे। ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ बैटल। तो हजरत उमर ने उसको कहा कि तुम तो कासिया से आए होगे। उसने कहा यस आई क्रॉस द कासिया। तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि डिड यू सी एनी बैटल। उसने कहा हाँ, मैंने वहां पर बहुत बड़ी लड़ाई देखी है, बहुत बड़ी लड़ाई। एंड आई सॉ दैट मुस्लिम्स वन द बैटल, अरब मुस्लिम्स वन द बैटल। तो उसने कहा कि लेट मी नो वेयर इज कैलिफ, आई शुड गिव दिस न्यूज टू कैलिफ आल्सो। हजरत उमर ने कहा मैं ही हूँ, उमर मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे उमर को भी बताना है जाकर, ही वुड बी हैप्पी, मतलब कोई मुझे इनाम शनाम मिलेगा। हजरत उमर जो खलीफा है मुसलमानों के, ही वुड बी गिविंग मी सम यू नो रिवॉर्ड फॉर दैट, मैं जाके उनको ये खबर सुनाऊं कि आपके लोग जीत गए। हजरत उमर ने कहा वो मैं ही हूँ और मेरे पास कोई इनाम शनाम नहीं है, मैं तो खुद खाली हाथ बैठा हूँ। तो बहरहाल हजरत उमर वो सो हैप्पी, उन्होंने फौरन सजदा किया अल्लाह ताला को और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले उनको यरमुक का भी पता चल गया था कि मुस्लिम वन द बैटल ऑफ यरमुक आल्सो। यरमुक पहले जीते मुसलमान, कादसिया बाद में जीते। तो कादसिया वाज द फाइनल बैटल। इट ब्रोक द बैकबोन ऑफ द पर्शियंस एंड पर्शियंस कुड नेवर बी रीगेन दैट यू नो पावर वंस अगेन, सिवाय नहावंद के। एक छोटा सा स्कर्मिशेस की तरह हुआ था निहावंद में भी, लेकिन ये वाली आर्मी जो उन्होंने ब्रेज और क्या कहते हैं बोवेब में या कादसिया में इकट्ठी की थी, इस तरह का सिचुएशन दोबारा क्रिएट नहीं हो सका। और ऑलमोस्ट पर्शिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स। इसके कॉन्सिक्वेंसेज या आउटकम्स में कम्स आप जरूर लिखिएगा। ये मैंने लिखा हुआ है कि द होल इराक फेल अंडर मुस्लिम कंट्रोल। पहले सिर्फ साउथ इराक आया था, अब जो है वो पूरा इराक मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। इराक चला गया पर्शियंस के हाथ से। अब जो है वो मदाइन रह गया। मदाइन जो था वो एक बहुत बड़ा पैलेस था वहां पर, जिसको व्हाइट पैलेस भी कहते हैं। बेसिकली रुस्तम तो मारा गया, लेकिन जो यजदिगर्द था एम्परर, उसको अभी भी सुकून नहीं था। वो भागता जा रहा था और मुसलमानों को उसने अपने पीछे लगाया हुआ था। साद बिन अबी वकास ने हजरत उमर को कन्विंस किया कि वी शुड फॉलो, वी शुड चेज यजदिगर्द, और हमें उसको मारना चाहिए। अगर हम यजदिगर्द को जिंदा छोड़ देंगे तो वंस अगेन ही विल गैदर अ पावर अगेंस्ट द मुस्लिम्स, और ये कॉन्स्पिरेसीज कभी खत्म नहीं होंगी। लेट्स किल यजदिगर्द और कैच हिम का, या तो हमें उसको पकड़ना है या हमें उसको मारना है। हजरत उमर ने परमिशन दे दी। हजरत साद बिन अबी वकास वंस अगेन गैदर्ड एन आर्मी
और हजरत साद बिन अबी वकास ने मदाइन जो कि उनका सेंटर था, पहले हिरा कैपिटल था बट हिरा मुसलमानों के कंट्रोल में जाने के बाद दे चेंज द कैपिटल एंड नाउ मदाइन वाज द कैपिटल ऑफ सॉरी मदाइन वाज द कैपिटल ऑफ क्या था ये, पर्शिया। तो इन्होंने क्या किया कि व्हाइट पैलेस के अंदर, और ये रिवर तिग्रिस के बराबर में था, व्हाइट पैलेस उस साइड पे था और बीच में रिवर तिग्रिस था। पिछली जितनी 3 बैटल्स हुई हैं वो कौन से रिवर पे हुई हैं? क्योंकि इराक में हुई हैं वो, तो इराक का के अंदर कौन सा रिवर था? यूफ्रेट्स। ठीक है, तो वो रिवर यूफ्रेट्स पे हुई है। ये पहली बैटल है जो रिवर तिग्रिस पर हो रही है और ये व्हाइट पैलेस के अंदर हुई। व्हाइट पैलेस उस साइड पे था और मुस्लिम इस साइड पर थे। नाउ व्हाट हैपेंड के मुस्लिम्स के जाने के बाद, जाने से पहले ही ये जो वो था रुस्तम, ये सॉरी यजदिगर था, ही गेव अ कमांड टू डिस्ट्रॉय द ब्रिज। रिवर तिग्रिस के ऊपर जो एक छोटा मोटा सा ब्रिज था रोप्स का बना हुआ, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब जब मुस्लिम्स वहां पर पहुंचे टू दे वर ट्राइंग टू चेज बेसिकली यजदिगर्द, उनको पता था कि यजदिगर्द के पीछे आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, दे डिस्ट्रॉयड द ब्रिज, और ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के बाद नाउ देयर वाज नो ऑप्शन विद द मुस्लिम्स कि वो रिवर को कैसे क्रॉस करें। अब ना मुस्लिम्स इधर खड़े रहे काफी दिन तक, उन्होंने वेट किया कि हम क्या करें, किस तरह, देवर मेकिंग स्ट्रेटेजीज बट देवर कंप्लीटली लॉस्ट, क्योंकि कोई तरीका नहीं था ब्रिज को, सॉरी रिवर को क्रॉस करने का। ना कोई साइड में बोट्स थी, कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई निशानी नहीं छोड़ी कि जिसको मुस्लिम्स यूज कर सकें। अब हजरत साद बिन अबी वकास ने बड़ी एक परसुएसिव स्पीच डिलीवर की और उन्होंने मुस्लिम्स को समझाया कि व्हेन अल्लाह अल्लाह इज द सेम, अल्लाह वही अल्लाह है हु मेड द वे इन द रेड सी फॉर द फॉलोवर्स ऑफ होम। कौन, किसने रेड सी को क्रॉस किया था? हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए। तो अल्लाह इज द सेम फॉर अस आल्सो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स हैं हम। इफ वी विल कीप द फेथ इन अल्लाह, व्हाई वुडंट ही ओपन दिस रिवर फॉर अस? जब वो रेड सी को ओपन कर सकता था हजरत मूसा अलैहि सलाम के फॉलोवर्स के लिए, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स के लिए इस रिवर तिग्रिस को भी ओपन कर सकता है। सो डोंट वरी एंड जस्ट क्रॉस द रिवर विदाउट एनी हेल्प। वो ना, वो अल्लामा इकबाल का जो मैंने एक शेर भी सुनाया था शायद आपको, दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े तुमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े तुमने। तो वो मुस्लिम्स की यही एग्जांपल है कि साद बिन अबी वकास ने उनसे कहा कि मिरेकल्स जो हैं वो होते हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स के साथ हुए थे तो हमारे साथ भी होंगे, नो इशू, हम ऐसे ही क्रॉस करेंगे ब्रिज को। एंड लिटरली वहां जब वो मदाइन में जो आर्मी खड़ी थी ना, आधी आर्मी तो यूं ही डाउन डाउन हो गई। जस्ट इमेजिन इट कि वो, अब पता है उन्होंने इस आर्मी को क्या नाम दिया था? आर्मी ऑफ द घोस्ट। वो जो पर्शियंस थे ना, उन्होंने मुस्लिम्स को एक नाम दिया था इस बैटल के दौरान। क्या नाम था वो? आर्मी ऑफ द घोस्ट। वो कहते थे ये जिनों की आर्मी है, जिन भूतों की आर्मी है, दे आर नॉट ह्यूमन, ये इंसान नहीं है भाई। हाउ कैन, मतलब वो खड़े हुए वहां पे देख रहे थे दैट मुस्लिम्स विद देयर हॉर्सेस दे जंप्ड इन द रिवर एंड देयर लाइक यू नो हॉर्सेस वर रनिंग ऑन द रिवर। वो रिवर के ऊपर ऐसे भाग रहे थे जैसे रोड के ऊपर भागते हैं, जैसे जैसे किसी जमीन के ऊपर भागते हैं। और पर्शियंस जो है वो आधा मुराल उनका वहीं डाउन हो गया था, वो वहीं डर गए थे कि यार इनसे कैसे लड़ेंगे, दिस इज द आर्मी ऑफ द घोस्ट, ये तो जिन भूतों की आर्मी है, इनसे क्या लड़ना। और फिर दे वेंट बैक इन देयर पैलेस, और उन्होंने जाकर अपने पैलेस को बंद कर दिया अंदर से। और खुद जो है वो जो यजदीगर था, ही फ्लेड फ्रॉम द वाइट पैलेस आल्सो टुवर्ड्स हुलवान। वो वहां से भागकर जो पर्शियंस का एक और सिटी है करीब नियरेस्ट सिटी हुलवान, वो वहां भाग गया। और पर्शियंस जो है वो अपना हाफ मोरल तो यूं ही डाउन कर चुके थे, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को रिवर क्रॉस करते हुए देखा था, उन्होंने कहा यार ये किस किस्म के लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं। और मुस्लिम्स ने जाकर सीज किया वाइट पैलेस को। बहरहाल उनका जो वहाँ का जो प्रीस्ट था, जो वैसे तो यजदीगर बहुत सारा जो माल दौलत है वो लेकर चला गया था, जो वो ले जा सकता था साथ, बट स्टिल फॉर द इन केस, जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कुछ चीजें छोड़कर चला गया था। तो वो जो वहाँ का प्रीस्ट था, उसने मुस्लिम्स को ये ऑफर किया कि भाई आप हमसे ये सामान ले लें, ये माल दौलत ले लें, ये ज्वेल्स, ये जो बड़ी बड़ी वो हैं हमारी पॉट्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर के, ये जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, और इसके बदले में सिविलियंस को क्या प्रोवाइड करें? अमन और पीस प्रोवाइड करें। तो हजरत साद बिन अबी वकास, क्योंकि मुस्लिम्स की तो ये स्ट्रेटेजी है, इफ समबडी इज आस्किंग पीस, तो वो मुसलमान क्या करते थे, उनको क्या करते थे? पीस प्रोवाइड करते थे ना। तो मुसलमानों ने उनको पीस प्रोवाइड किया और इन रिटर्न मुस्लिम्स गॉट 12,000 दिरहम्स। ये जो चीजें उनको वहां से मिली हैं, स्टोर्स ऑफ प्रेशियस स्टोन्स वाज फाउंड फ्रॉम कैसल, वेसल्स एंड स्टैचूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर फाउंड। इतना सामान मिला, इतना सामान मिला, और जो व्हाइट पैलेस था इट वाज टर्न्ड इनटू मस्जिद, उसको क्या बना दिया गया?
मस्जिद बना दिया गया। ठीक है, अच्छा 100,000 ऑफ पर्शियंस बैनर, जो उनको मुसलमानों को जो चीजें मिली, मैंने आपको जब हम बैटल ऑफ कादसिया या उससे पहले जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था ना कि पर्शियंस क्या करते थे, देवर फाइटिंग इन अ वे, उनके पास जो बैनर्स होते थे, जो फ्लैग्स होते थे, वो किससे बने हुए होते थे, पैंथर की स्किन से बने हुए होते थे। तो वो भी मिले मुसलमानों को, कितने महंगे होंगे वो, कितने एक्सपेंसिव, मुस्लिम्स के लिए तो कोई औकात नहीं रखते थे, लेकिन बहरहाल देवर वेरी एक्सपेंसिव। कैपिटल सिटी मदाइन केम अंडर द कंट्रोल, क्योंकि हिरा के बाद कैपिटल सिटी मदाइन बन गया था। अब कैपिटल सिटी मदाइन जो है, और ये सबसे रिच सिटी था, इट वॉज द रिचेस्ट सिटी ऑफ पर्शिया, क्योंकि वो जो व्हाइट पैलेस था ना, वो अंदर से पूरा गोल्ड ही गोल्ड था। तो जो है वो उनके जो उनका यज़दीगर्द के इवन जो कपड़े तक मिले थे वहां से, वो तक गोल्ड और सिल्वर के बने हुए थे, उनके अंदर प्रेशियस स्टोन लगे हुए थे। तो बहरहाल इतना सामान आया था मदीना, इतना सामान आया था कि फॉर मेनी डेज मुस्लिम्स वर अनएबल टू डिस्ट्रीब्यूट द लाइक गुड्स, जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर थे उसको बैतुल माल में जमा तक नहीं करवा पा रहे थे मुसलमान, इतना सामान था। उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा पहली बार था कितना गोल्ड मुस्लिम से। द होल टेरिटरी ऑफ पर्शियन बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, इसके जो आउटकम्स थे वो क्या है कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच में जितनी टेरिटरी थी पर्शियंस की, इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स। इस बैटल की डिटेल्स नहीं है, बैटल तो हुई नहीं, वो तो भाग गया यज़दीगर्द, और कोई दूसरा कमांडर यहाँ पर था नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको जो मेन चीज दिखनी है वो क्या लिखनी है, जो बैटल के आउटकम्स थे, मुसलमानों को मिला क्या क्या। मुस्लिम का जो ट्रेजरी था बैतुल माल, इट वाज फिल्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम्स को बहुत बड़ा बैकलैश फेस करना पड़ा इन फॉर्म ऑफ ड्राउट एंड प्लेग। हाँ, फेमन और प्लेग भी आ गया था ना। तो अच्छा, इसके बाद अब फिर यज़दीगर्द का पीछा करने के लिए हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा कि हम एक बार और आगे बढ़ते हैं और जलूला में जाकर या हुलवान की साइड पर जाकर उसको पकड़ते हैं। ये छोटी बैटल थी, बड़ी बैटल नहीं हुई, लेकिन ये असल में पर्शियंस का जो कमांडर था खरजद, खरजद जो था वो रुस्तम का भाई था। खरजद ने बेसिकली आर्मी को इनिशिएट किया था इस काम के लिए, बिकॉज ही वांटेड टू टेक द रिवेंज। उसको लगा कि हमें रुस्तम का रिवेंज लेना चाहिए। रुस्तम ने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की हैं पर्शियन एम्पायर के लिए, और उसने यज़दीगर्द के साथ साथ लोगों को भी फोर्स किया कि वी शुड टेक द रिवेंज और हमें अपने एरियाज वापस लेने चाहिए। बट दे वर नॉट, वो ऑलरेडी ब्रोकन हो चुकी थी पर्शियन एम्पायर। अब वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो मुसलमानों से रिवेंज ले सकें, लेकिन फिर भी बहरहाल एक आखिरी कोशिश उन्होंने की। तो a battle of Jalula, Tesser palace of Khusru, consisted of small cities well fortified. A siege was led. No major battle took place. कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो सकी, क्योंकि जो खरजत था वही मारा गया था, रुस्तम का भाई। इधर साद बिन अबी वकास ही थे। खरजत wanted revenge for his brother Rustam. Siege was led. People of the town surrendered. वो जो लोग थे उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि वो जो खरजत है उनको मरवाने के लिए लाया है। वो समझ गए थे कि खरजत का मेन एजेंडा पर्शियन एम्पायर नहीं है, बल्कि कौन है, he only wanted the revenge from Muslims for his brother। तो उन्होंने कहा कि यार हमें मरवाने के लिए लेके आया, अपने भाई का रिवेंज लेने के लिए। उन्होंने सरेंडर कर दिया और कोई बड़ी बड़ी लड़ाई नहीं हुई, और यज़दीगर्द यहाँ से भी भाग गया, अभी तक नहीं पकड़ा गया वो भाग गया। लेकिन बहरहाल आफ्टर दिस ये जो बड़े जलूला और उसके साथ जो है वो ये पैलेस, टेस्सूर पैलेस, दे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स टू। बड़ी बैटल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल दे अग्री टू पे जिजिया। अच्छा, आखिरी जो बैटल थी पर्शियन एम्पायर की वो थी 642 में, बैटल ऑफ नेहावन। दैट वाज द वेल फोर्टिफाइड सिटी, और ये काफी सालों के बाद हुआ, क्योंकि बीच में जो 4 to 5 इयर्स का गैप आया, उसमें मुस्लिम्स, एक तो पर्शियंस लॉस्ट देयर ऑल द पावर, ऑल द स्ट्रेंथ। यज़दीगर्द को इकट्ठा करने में पर्शियंस को बहुत टाइम लग गया। हाँ बेटा, हाँ ये वही है, 2023 में अचानक आ गई थी, 2023 के पेपर में ये आई है पूरे 10 मार्क्स की। तो पर्शियन जो कमांडर था, ही वाज फायरूजन एंड मर्दान शाह। मुस्लिम कमांडर जो थे वो साद बिन अबी वकास ही लीड कर रहे थे, लेकिन साद बिन अबी वकास के साथ बहुत सारे और बड़े फिगर्स को भी बैटल ऑफ नेहावन में भेजा गया था, क्योंकि ये बैटल भी ना काफी बड़ी बैटल थी मुस्लिम्स की पर्शियंस के अगेंस्ट, और फिर इसके बाद कोई बैटल नहीं हुई। ये आखिरी बार थी व्हेन यज़दीगर्द वाज एबल टू गेट द कंट्रोल ओवर हिज आर्मी। उसके बाद दोबारा ना उसकी किसी ने सुनी, और फिर उसकी डेथ ही हो गई फाइनली। जब तक वो जिंदा रहा बहरहाल उसने भी छोड़ा नहीं। दूसरे जो थे कमांडर मुस्लिम्स के, नोमान बिन मुकरीन एक सहाबी थे, इसी तरह नईम बिन कारा
तुलेहा जो पीछे भी आपने देखा, कादसिया में भी उनका नाम आपने देखा, अमर बिन मादी, और सबसे बड़ा नाम जो थे वो हमें 10 ब्लेसेड कंपेनियन में से भी एक नाम नजर आ रहा है, कौन? जुबैर बिन अवाम। हजरत जुबैर जो थे वो भी बहुत बड़े वॉरियर थे, और पीछे अभी आपको बैटल्स में उनका नाम नजर नहीं आया, लेकिन इस बैटल में हजरत जुबैर बिन अवाम को भी एक बटालियन के साथ हजरत उमर ने मदीना से भेजा था, क्योंकि मुस्लिम्स को रीइंफोर्समेंट की और ताकत की जरूरत थी, क्योंकि पर्शियंस जो हैं वो इस बार बड़ी फोर्स के साथ आए थे। दे वंस अगेन गैदर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ 100,000 पीपल। 1 लाख सोल्जर इकट्ठे करके ले आए थे, और मुस्लिम आर्मी सिर्फ कितनी थी? 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स स्मॉलर देन देम। कितनी? अराउंड 30,000। सिर्फ 30,000 मुसलमान थे, और वो जो हैं सामने ट्रिपल से भी ज्यादा थे। तो दैट वाज अ बिग डील। बहरहाल पर्शियन किंग यज़दिगर्द स्टार्टेड इंस्टिगेटिंग द पर्शियन अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड वांटेड टू रिकवर हिज कंट्रोल ओवर द पर्शिया, क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहता था ना, बादशाह तो वही था, एम्परर तो वही था। जो है वो मदाइन पे भी कंट्रोल कर लिया मुसलमानों ने, हेरा को भी कंट्रोल में ले लिया, हुलवान को भी, जलूला को भी, पूरा इराक उनके कंट्रोल में, मुस्लिम्स के कंट्रोल में चला गया। दैट वाज अ बिग डील। तो समहाउ वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। मुस्लिम्स आर्मी गैदर्ड एंड मार्च टुवर्ड्स नेहावन। नेहावन एक फोर्टिफाइड बड़ा शहर था, फोर्टिफाइड था। उसके साथ एक रवीन भी थी। मैंने पहले भी आपको बताया था, रवीन कहते हैं किस जगह को? किस जगह को कहते हैं रवीन? जो हिल्स के बीच में एक वैली टाइप की होती है ना, जो घाटी बनी हुई होती है, यानी नीचे होती है, बिल्कुल नीचे। अगर उसके अंदर कोई गिर जाए तो वो मर भी सकता है। जैसे आपने अक्सर वो देखी है ना, नारायण कागान की साइड पे या नॉर्थ की साइड पे जब आप जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहां पर इस तरह की रोड की साइड पे वैलीज बनी हुई होती है नीचे। कभी कभी कोई, हाँ बिल्कुल, और आपको सुनने में भी आता है कभी ना, कि वो कोई बस गिर गई या कोई वो गिर गए, विजिटर्स वहां पर गिर गए। अस्तगफुरुल्लाह, ये बड़ा खतरनाक सीन है वैसे ना सामने, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। हाँ, हाँ, उसमें ट्रॉमा हो जाता है। तो ये इसी तरह की रवीन थी, और इन्होंने तो जानबूझ के रवीन के पीछे शेल्टर लिया था, रेफ्यूज दिया था, ये जो पर्शियंस थे, क्योंकि दे वर एक्सपर्ट ऑफ डिगिंग द ट्रेंचेस। पहली बार इन्होंने, क्योंकि ये अंडर थ्रेट, अभी भी 1 लाख होने के बावजूद भी देवर फीलिंग अंडर थ्रेट, अंडर थ्रेट अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो इन्होंने ट्रेंच खोदी। इससे पहले देखो किसी बैटल में इन्होंने ट्रेंच नहीं खोदी, और इनको लगा कि दैट वुड बी अ सरप्राइज फॉर द मुस्लिम्स, लेकिन ये सरप्राइज नहीं था। मुस्लिम्स के लिए ये सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुस्लिम्स वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द ट्रेंचेस। मुस्लिम्स ट्रेंचेस को लेकर बिल्कुल पहले उन्होंने ट्रेंचेस खोदी थी ऑलरेडी, तो मुस्लिम्स वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। बहरहाल उन्होंने ट्रेंच भी खोद ली, साथ में रवीन भी था, और वही रवीन उनके लिए फेटल प्रूव हुआ लेटर ऑन। एंड बहरहाल मुस्लिम्स काफी दिन तक इस साइड पे खड़े रहे, देवर हैविंग द नेगोशिएशन विद ईच अदर कि क्या करें, क्योंकि ये नहावन की जो बड़े बड़े गेट्स थे, ये बड़ी बड़ी विंडोज थी, ये क्या करते पर्शियन, वहां से आते, दे यूज टू शावर एरोज अपॉन द मुस्लिम्स, और फिर अपनी विंडोज बंद करके चले जाते। मैनी मुस्लिम्स वर इंजर्ड ऑल्सो। मुस्लिम्स को समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू क्रॉस द रवीन एंड हाउ टू क्रॉस दैट ट्रेंच, किस तरह इनको निकालें, कैसे इस नेहावन के फोर्ट में से इनको बाहर कैसे निकालें, वहां तो हम एंटर नहीं हो सकते, ये खुद बाहर आ नहीं रहे, तो फिर लड़ाई कैसे होगी? और पर्शियन समझ गए थे कि दे आर अनएबल टू फाइट इन द ओपन बैटलफील्ड विद द मुस्लिम्स, तो वो इसी स्ट्रेटेजी के साथ मुसलमानों से लड़ रहे थे कि दे वांटेड टू गेट देम एग्जॉस्ट, कि थका थका के इनको मार दें हम। बहरहाल हजरत साद बिन अबी वकास ने इन सबके साथ डीलिंग की, मुस्लिम्स के साथ, मुस्लिम्स and wanted to recover their control over Persia. Muslim army gathered and marched towards Nehawan. One force was ordered to station itself on the border between the province of Fars and Isfahan. ये वजह क्या थी? एक पूरी बटालियन को वहां छोड़ना पड़ा, क्योंकि फार्स एंड इस्फहान से ना री मिल सकती थी पर्शियंस को, क्योंकि वहां पर भी पर्शियंस ही रहते थे। तो हजरत साद बिन अबी वकास मेड श्योर कि कोई और री ना मिले, ऑलरेडी दे आर वेरी मच इन नंबर्स में पहले ही मुसलमानों से वो बहुत ज्यादा हैं। तो बहरहाल मुस्लिम्स ने आपस में नेगोशिएट किया कि हाउ टू फाइट अगेंस्ट देम, लड़ें कैसे इनसे, इनको बाहर कैसे लेकर आएं। उसके लिए इन्होंने एक स्ट्रेटेजी चूज की। नुमान बिन मुकरीन ने जो है वो मुस्लिम्स को ये सजेशन दी कि लेट्स डू, उन्होंने एक अब्दुल्ला बिन रवाहा की तरह, जैसे याद है जब मुस्लिम्स मोता में उनको लगा कि वी आर अनएबल टू फाइट, तो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने एक बड़ी परसुएसिव स्पीच दी थी, एंड ही रीगेन द फोर्सेस ऑफ मुस्लिम्स, याद है ना? इन अ सेम वे नुमान बिन मुकरीन डिलीवर्ड अ स्पीच, और उसमें उन्होंने मुस्लिम्स को बताया कि वी आर नॉट हेयर फॉर द वर्ल्डली लाइफ, हम तो आए ही शहीद होने के लिए हैं। व्हाई वी आर गेटिंग टायर्ड, और वो तो चाहते ही हैं कि हम टायर्ड हो जाएं, वो तो हमें थकाना चाहते हैं, वो हमें एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। अगर हम थक जाएंगे तो फिर हम कैसे लड़ेंगे? तो नुमान बिन मुकरीन ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, और उन्होंने साद बिन अबी वकास को ये सजेशन दी कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्रैप द पर्शियन आर्मी।
उनको ये इंप्रेशन देते हैं कि हम यहाँ से रिट्रीट हो रहे हैं, और एक पूरी बड़ी फौज का आधा हिस्सा खड़ा कर दिया रवीन और वो थी ना ट्रेंच, उसकी साइड पर, और बाकी के मुस्लिम्स ने ये इंप्रेशन दिया कि दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, दे आर रिटर्निंग बैक। अब जब पर्शियंस ने देखा कि मुस्लिम आर्मी इज रिट्रीटिंग, नाउ दे केम आउट ऑफ देयर फोर्ट, अपने नेहावन के फोर्ट से वो बाहर निकले, एंड दे स्टार्टेड चेजिंग द मुस्लिम्स विद साउंड एंड लाइक वो जो उनका एक तरीका होता था उस तरह से। बट अनफॉर्चुनेटली दे वर ट्रैप्ड इन बिटवीन द मुस्लिम आर्मी, पीछे भी मुस्लिम आर्मी थी और आगे भी मुस्लिम आर्मी थी, और वो रवीन की साइड से बाहर आ चुके थे। अब जब वो वापस पलटे तो क्योस क्रिएट होना शुरू हो गया उनकी आर्मी में, और उस क्योस की वजह से मेनी ऑफ देम, क्योंकि देखो ये तो ऐसी ब्लड शेड वाली बैटल्स होती थी कि सॉर्ड के थ्रू लड़ी जाती थी और ब्लड ही ब्लड होता था। वो रवीन जो थी ना, इट बिकेम द पॉन्ड ऑफ ब्लड, पूरा वो ब्लड ही ब्लड उसके अंदर भर गया। इवन के जो मुस्लिम कमांडर थे नोमान बिन मकरीन, हिज हॉर्स स्लिप्ड, और उनका हॉर्स जो है वो ऐसा स्लिप्ड हुआ कि इट गॉट इनटू द रवीन, वो रवीन के अंदर ऐसा गिरा कि वो बाहर नहीं निकल सका, एंड वो उस ब्लड के अंदर सोख हो गई, वो जो है उनकी शहादत हो गई नोमान बिन मुकरीन की। और भी बहुत सारे मुस्लिम्स एंड पर्शियंस आल्सो, देयर फीट वर सोक्ड इन द ब्लड, उनके अपने ही खून में पैर उनके धंसे हुए थे। दे वर अनएबल टू वॉक, क्योंकि ब्लड स्लिपरी होता है, वो उसके ऊपर चलना पॉसिबल नहीं होता। तो वो जो ट्रेंच थी वो, और वो जो रवीन थी जिसको उन्होंने मुस्लिम्स को ट्रैप करने के लिए यूज किया था, हाउएवर के मेनी मुस्लिम्स मार्टर्ड, बट उनके अपने भी बहुत सारे लोग उस रवीन के अंदर मारे गए। एंड इन दिस वे somehow Muslims managed to take the control over Nahawan, but once again यजदिगर्द क्या हुआ? यजदिगर्द का क्या बना? भाग गया, वो फिर भाग गया, जिसके पीछे सारी लड़ाई हो रही थी। द पर्शियन लॉस्ट 30,000 सोल्जर्स, 1 लाख में से 30,000 सोल्जर्स मारे गए पर्शियन के। हजरत नोमान फोर्ट फियर्सली टू एम्ब्रेस मार्टरडम, हजरत नोमान जो हैं वो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन बहरहाल मैंने बताया आपको किस तरह से उनकी डेथ हुई। Isfahan, Khorasan, Ray, Faris, and the outlying regions of Sindh were captured by the Muslims after army fled from the battlefield. Muslims surrounded the city. Nahawan जो मेन सोल्जर्स थे जब वो भाग गए, रियाजदिगर जब भागा तो उनका मोरल डाउन हो गया, और दे स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। मुस्लिम्स ने कैप्चर कर लिया नेहावन सिटी को, एंड द चीफ प्रीस्ट जो था, जो उनका स्कॉलर था, उसने मुस्लिम्स के साथ एक वो किया, मुआहदा किया, और बड़ी तादाद में उनको मुस्लिम्स को जेम्स और वो प्रोवाइड किए, ज्वेल्स और गोल्ड सिल्वर, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करके उनको सिविलियंस के लिए अमान ले लिया। हज़रत साद बिन अबी वकास प्रोवाइडेड देम अमान, एंड ये जो बैटल थी, दिस बैटल इज नोन एज विक्ट्री ऑफ द विक्ट्रीज, फतहुल फतू, क्योंकि ये लास्ट बैटल थी जिसको आप कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कोफन। खत्म हो गई इसके बाद पर्शियंस की स्ट्रेंथ, और दोबारा कभी भी पर्शियंस वुड बी एबल टू गैदर द स्ट्रेंथ। बीच में जो लंबा टाइम गुजरा था उसमें मुस्लिम्स वर बिजी इन समथिंग लाइक, उनके उनके ऊपर एक बड़ा ड्राउट और फेमन और साथ में प्लेग आ गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम्स वर सफरिंग विद दीस थिंग, और पर्शियंस भी अपनी आर्मी जमा करते, इसकी कोई बैटल नहीं हुई। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा क्या, पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट जो बैटल थी वो खत्म होगी। मैंने पूरी स्टोरी इसके अंदर टेबल के अंदर लिखी हुई है, ताकि आप जो है वो उसको उससे रेफरेंस ले सकें। अब आपकी रह जाती हैं सीरियन यानी रोमन के कैंपेन्स। अच्छा बेटा, जो न्यूली जिन बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया है उनको मैं भेजूंगी रिकॉर्डिंग सॉरी सीरियन कैंपेन्स की, रोमन कैंपेन्स की। ठीक है, ठीक है बेटा।